डियर स्टूडेंट, आज यूनिट 3 के तहत जो बीएड का सिलेबस है उनके अनुसार आज एक चैप्टर को देखते हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनिट 3 के अंतर्गत आता है, ये चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ही तहत यूनिट नंबर 3 में आता है। तो चलिए देखते हैं। इंटेलिजेंस जो बुद्धि के लिए ज्ञान, क्षमता, समझ का अवसर प्रयोग किया जाता है। यह बुद्धि के पर्यायवाची शब्द है। हम अपने रोज़मर्रा के कामों में बुद्धि का प्रयोग करते हैं, सोचने में करते हैं, तर्क प्रस्तुत करने में, बोल चाल में, कई चीज़ सीखने में आदि जगह बुद्धि का ही प्रयोग हम दिन भर करते रहते हैं। जी बिल्कुल। ये दूसरा नंबर पॉइंट जो है ये कह रहा है, हम दिनचर्या में जो भी दिन गुजारते हैं उसमें बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। बुद्धि विवेक के ही प्रयोग करके हम अपने कामों को अनुसरण करते हैं, कामों का, कि आज कौन सा काम करना है, या बोल चाल के इनके सामने क्या बात बोलना है, ये जो है बुद्धि का ही इस्तेमाल करके हम अपने वाणी का प्रयोग करते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में देखते हैं, बच्चों में किसी भी विषय को समझने को लेकर जो अंतर पाया जाता है उसे प्राय बुद्धि का अंतर माना जाता है। ठीक। नंबर चौथा पॉइंट, छात्रों में बौद्धिक भिन्नता का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी आधार पर शिक्षा व्यवस्था का प्लानिंग मतलब नियोजन और क्रियान्वयन किया जाता है। जी ठीक है। पांचवा देखते हैं, बुद्धि अमूर्त। ये एब्स्ट्रैक्ट है, हम इसे देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं व्यक्ति के व्यवहार के द्वारा। सही बात है। बुद्धि अमूर्त जो होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर का हम बुद्धि नहीं देख सकते हैं, बस महसूस कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। उनके स्वभाव से, उनकी वाणी से, उनके बोलचाल, रहन सहन से पता करते हैं कि ये किस स्वभाव के व्यक्ति हैं, इनमें किस प्रकार का बुद्धि है। अगर जिनके अंदर अच्छी बुद्धि होता है उनका व्यवहार, विवेक, बोलचाल वो अच्छा होता है। आप लोग भी आसपास देखते ही होंगे। तो एक जीन पियाजे के अनुसार है जो बुद्धि के बारे में बताता है। जीन पियाजे, बुद्धि को वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया बताया गया है। ठीक। बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है। E.L. थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है। पहला जो है वो सामाजिक बुद्धि है, जिसको सोशल इंटेलिजेंट कहते हैं। मूर्त बुद्धि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट, अमूर्त बुद्धि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। अमूर्त बुद्धि अभी देखे थे हम लोग, जिसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनका फुल डिस्कशन। सामाजिक बुद्धि नंबर 1 में जो है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि से तात्पर्य जो होता है व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता से है। समाज में समायोजन, एडजस्टमेंट करने के लिए हम जो बुद्धि लगाते हैं उसे ही सामाजिक कार्यकर्ता, मतलब उसे ही नेता या सामाजिक कार्यकर्ता अपना बुद्धि का उपयोग करते हैं। कोई भी नेता को देखते हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता जो है समाज में किस तरह का होना चाहिए, समाज में किस तरह व्यक्तियों एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, किस तरह एडजस्ट करना चाहिए, उसमें बुद्धि और विवेक का ही उपयोग करके एक दूसरे से मिलजुल के तालमेल रखने का बात करते हैं, उसको ही सामाजिक बुद्धि कहते हैं। एक मूर्त बुद्धि आता है। दूसरा नंबर देखते हैं मूर्त बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि। जो चीज़ें ठोस है, दिखाई देती है, उनके विषय में सोचना मूर्त बुद्धि कहलाता है। मतलब जो चीज़ ठोस, जो मतलब हार्ड अवस्था में, ठोस अवस्था में, उस चीज़ के बारे में या उस विषय के बारे में सोचना समझना, उसको ही मूर्त बुद्धि कहा जाता है। तीसरा नंबर है अमूर्त बुद्धि, जिसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। जो वस्तु सामने नहीं हो उसके बारे में सोचना, जो दिखाई ना देती हो उसके विषय में सोचना अमूर्त बुद्धि कहलाता है। जिस तरह मूर्त बुद्धि को जो ठोस है, जिसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो उस तरह से मूर्त बुद्धि है। उसी तरह से अमूर्त बुद्धि जो सामने नहीं हो, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उनके बारे में सोचना अमूर्त बुद्धि कहलाता है। ऐसे व्यक्ति प्राय कलाकार होता है, चिंतक होता है, अध्यापक होता है, दार्शनिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। आप देखते होंगे जो कलाकार जो आर्टिस्ट लोग होते हैं वो
दिमाग में बड़ी गहन अध्ययन करते हैं, सोचते हैं कि इसका चित्र बनाया जाए या क्या ऐसा बनाया जाए, क्या क्रिएटिव किया जाए जो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं बुद्धि लब्धि। एक होता है बुद्धि लब्धि जिसको इंटेलिजेंस क्वेंट कहा जाता है। सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बीने तथा साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल प्रयास किया। 1912 में पहली बार जर्मनी के मनोवैज्ञानिक विलियम अस्टर ने बुद्धि लब्धि का स्वप्रत्यय विकसित किया। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है आप इस वजह से देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि फार्मूला ऑफ IQ इंटरनेशनल क्विंट जो होता है IQ MA बाय CA × 100। MA मतलब क्या हुआ, मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, किसी व्यक्ति का मानसिक आयु कितना हुआ है। उसके बाद CA मतलब क्रोनिकल एज मतलब वास्तविक आयु, उनका क्या वास्तविक आयु है, मतलब मेंटल आयु मानसिक आयु बाय मेंटल मानसिक आयु को अगर वास्तविक आयु से भाग दे के और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बुद्धि लब्धि का फार्मूला निकल जाता है। बीने ने सर्वप्रथम मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो दिया था कॉन्सेप्ट मानसिक आयु वाला, ये सबसे पहले कौन दिया था, बीने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर इस तरह से क्वेश्चन बीएड में आते भी हैं, आप अभी तो तैयारी कर रहे होंगे, अगर जब एग्ज़ाम देंगे तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा, या फिर CTET या जो एग्ज़ाम आता है टीचर्स के लिए, उनमें इस तरह का क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 वर्ष का बच्चा 15 वर्ष के बालक के सामने सोचने की क्षमता रखता है, उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए, मतलब उसका IQ कितना है। तो इसमें आपको सूत्र पता ही है, IQ का क्या होता है MA/CA × 100। तो इसमें जो है 10 वर्ष का जो है 15 वर्ष के बालक के सामने आप मेंटल एज निकाल लीजिएगा। मेंटल एज 15 वर्ष है और जबकि क्रोनिकल एज है 10 ईयर। ये दोनों को आप भाग दे के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 150 आ जाएगा। इसका IQ जो आएगा 150 आएगा। आप ऐसे किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करोगे IQ लेवल पे तो आप को पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा। अब IQ के आधार पे बच्चों को जो बांटा है, ये इसको आप देख सकते हैं कि किस एज में जनसंख्या, कितने एज के बच्चे के साथ कितना IQ है। सबसे पहले देखते हैं ये IQ है, उसके बाद वर्णात्मक वर्ग नाम है, उसके बाद जनसंख्या परसेंटेज में दिया गया है। 130 या इससे अधिक रहे किसी का IQ, अगर आप भाग दे के IQ निकालते हैं तो 130 या इससे अधिक रहे तो उसका जो वो बच्चा जो होगा या व्यक्ति जो होगा वो बहुत ही प्रतिभाशाली होगा, अति श्रेष्ठ होगा। और ऐसा जो है, इस तरह के व्यक्ति इंडिया में 2.2% पाया जाता है। इंडिया या वर्ल्ड ले लीजिए, 2.2% पाया जाता है मात्र इस तरह के व्यक्ति जिसका IQ 130 प्लस हो। ठीक है, उसको प्रतिभाशाली में बोला जाएगा। वेरी ये होता है, सरप्राइज होता है। फिर जिसका IQ 129 के बीच रहे, 120 से 129 के बीच, उसको सुपीरियर बोला जा सकता है, श्रेष्ठ बोला जा सकता है। उसका जनसंख्या है 6.7% के बीच आसपास रहता है। और जिसका IQ 110/119 110 मतलब 110 और 119 के बीच रहता है, जिसका IQ वो एवरेज उच्च औसत के हाई एवरेज के व्यक्ति या बच्चे पाए जाते हैं। उसका परसेंटेज जो है ये 60.1% है जी। और फिर IQ अगर जिसका IQ 90 से 109 मतलब 90 से 109 के बीच रहता है, उसको एवरेज में आप मान सकते हैं। लगभग इसका जनसंख्या 50% के आसपास है। जिसका IQ 80 से 89 है वो निम्न औसत लो एवरेज के होते हैं। इस तरह के आदमी जो है जनसंख्या इनका जो है, इस तरह के व्यक्तियों का जनसंख्या जिसका IQ 80 से 89 है उसका 16.1% है। जिसका IQ 70 से 79 है, 70 और 79 के बीच, वो बॉर्डर लाइन कहलाता है, सीमावर्ती, उसका जो है जनसंख्या 6.7% है। और 70 से जो कम है वो मंदित रिटार्डेड कहलाता है, उसका जो जनसंख्या है वो 2.2 है। इस तरह की 70 से कम IQ वाले को आप एक तरह से बोल सकते हैं मेंटली डिसऑर्डर, या फिर उनको पागल हम लोग घरेलू लैंग्वेज में पागल बोल सकते हैं, जिसका मेंटल आयु जो है मतलब जिसका IQ 70 से कम होता है। अब थ्योरी देखते हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का सिद्धांत जो दिया है वो क्या है उसको देखते हैं। एक कारक सिद्धांत है, 1 फैक्टर थ्योरी देखते हैं।
एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक जॉनसन बीन थे। बीन के साथ टर्मन, स्टर्न तथा एबिंगस ने उनका समर्थन किया। बीन ने एक कारक सिद्धांत में बुद्धि की योग्यताओं का एक समुच्चय माना है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का निर्माण एक कारक से हुआ है, अर्थात यदि व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा है तो सभी क्षेत्र में अच्छा होता है। आप देखते होंगे, आप ही अपने स्टूडेंट में देखते हैं, अगर वो कोई मैथ जो बना लेता है, जिसका मैथ मजबूत है, वो ऑटोमेटिक है कि रीजनिंग उनका अच्छा होगा। जो व्यक्ति कोई भी चीज़ में क्रिएटिविटी, किसी सब्जेक्ट में तेज है, तो अक्सर देखे होंगे वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ला लेते हैं। ये एक कारक सिद्धांत, इसी को कहा जाए वन फैक्टर थ्योरी। दूसरा देखते हैं द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत क्या है तो देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन ने 1927 में किया था। इसके अनुसार बुद्धि का निर्माण दो कारकों से हुआ है। सामान्य कारक, जनरल फैक्टर जिसको बोला जाता है, इसे स्पेयरमैन ने जन्मजात योग्यता, सामान्य योग्यता इसलिए कहा क्योंकि सभी मानसिक क्रियाओं को कम करने इसकी आवश्यकताएं होती है। यह कारक व्यक्ति को वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होता है। अलग अलग व्यक्तियों में जो होता है ये जनरल फैक्टर का अलग अलग मात्रा पाई जाती है। दैनिक जीवन के कार्यों में जनरल फैक्टर जो होता है का उपयोग अधिक होता है। ये जो है सामान्य कारक फैक्टर, ये जनरल जो काम, नॉर्मल काम होता है, दैनिक जीवन में जो मतलब दिनचर्या काम होता है, उसमें इसका उपयोग अधिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक जनरल कारक पाया जाता है, मतलब जी कारक पाया जाता है। स्पेयरमैन ने जी कारक को अधिक महत्वपूर्ण बताया है। बुद्धि का मापन इसी कारक के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बात है। अब दिनचर्या में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस आधार पर ही आपकी बुद्धि के बारे में बताया जाएगा। अब देखते हैं विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर। जी के विपरीत एस कारक विशिष्ट योग्यताओं का एक समूह होता है। एस कारक एक अर्जित योग्यता होती है। यह कारक व्यक्ति के वातावरण के द्वारा प्राप्त होता है, प्रशिक्षण से भी बढ़ सकता है। एक ही व्यक्ति में विशिष्ट कारक की अलग अलग मात्रा पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में कई विशिष्ट कारक होते हैं। आप लोग देखते ही होंगे, अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के जनरल फैक्टर्स पाए जाते हैं। उनमें सोचने समझने की अलग अलग क्रियाएं होती हैं। इस तरह से अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो यदि कोई व्यक्ति संगीत में अच्छा है तो इसका अर्थ है कि वह अंदर जी कारक और संगीत से संबंधित एस कारक उपलब्ध है। समझ गए होंगे आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। प्रत्येक एस कारक सामान्य कारक की घोड़ी मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है। अब जैसे कि आप एक ये भी देख सकते हैं, इस फैक्टर्स को समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए। एक सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए जो प्लेयर है, और एक अमिताभ बच्चन को लीजिए जो कि एक्टर है। सचिन तेंदुलकर स्पोर्ट्स में S2 आएगा क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं तो स्पोर्ट्स उनका ज़्यादा आएगा, S2 होगा। जबकि म्यूजिक जो होगा वो S1 होगा, अगर जी फैक्टर का बात करेंगे तो। उसी तरह अमिताभ बच्चन का देख लीजिए तो उसका जो होगा S3, मतलब S2 नहीं होगा, उसका S3 में क्या है, एक्टिंग का बात है तो एक्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। जबकि उनको अगर जहाँ आप स्पोर्ट्स में घुसा दीजिए तो वो उसके लिए S2 हो जाएगा। इस सिद्धांत को अच्छे से आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगी। तो अब दूसरा देखते हैं बहु सिद्धांत, मल्टी फैक्टर्स थ्योरी। मल्टी फैक्टर्स थ्योरी में क्या है, मल्टी फैक्टर्स थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का निर्माण अनेक कार्यों से हुआ है। प्रत्येक कारक अलग अलग क्षेत्रों से संबंध रखता है। जिस क्षेत्र में हम अच्छे हैं, इसका अर्थ हुआ उस क्षेत्र विशेष से रिलेटेड फैक्टर हमारा अच्छा है। सिंपल है, कहने का मतलब ये हुआ, इसका कहने का मतलब ये है कि आप जिस क्षेत्र में अच्छे हैं तो उसका जो भी रिलेटेड है काम, उससे रिलेटेड जितना भी वर्क होता है उसमें भी आप अच्छे होंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि हम कहें कि मैथ्स हमारा अच्छा है तो मैथ्स का फैक्टर अच्छा हुआ। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस।
तरल और ठोस बुद्धि के प्रतिपादक केटल और हॉर्न है। तरल बुद्धि मतलब फ्लूइड इंटेलिजेंस। व्यक्ति को तरल बुद्धि वंशानुक्रम के द्वारा प्राप्त होती है, मतलब वंशानुगत, मतलब वंशानुक्रम आप समझ ही रहे होंगे कि जो कि पापा को दादा से और हम लोगों को पापा से आता है, उसे ही वंशानुक्रम वंशानुगत बोला जाता है। यह स्पेयरमैन के जी कारक के समान है, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस। ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होता है, वातावरण एवं तरल बुद्धि के द्वारा ठोस बुद्धि का विकास होता है। जैसे कि फ्लूइड जो इंटेलिजेंस है वो वंशानुक्रम आता है, माता पिता के माध्यम से आता है, जबकि ये ठोस बुद्धि जो है ये वातावरण, आपके जिस परिवेश में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस हिसाब से इस बुद्धि को आपका विकास होता है। यह बुद्धि स्पेयरमैन के एस फैक्टर के समान है। जैसे वो जी फैक्टर के समान था, ये जो है एस फैक्टर के समान है। वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना ठोस बुद्धि कहलाता है, समझे। वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान, मान लीजिए आप कोई भी समस्या को, कोई भी सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो आप पहले अगर उनके बारे में पढ़े हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिएगा। तो दैट मीन्स यही कहलाता है ठोस बुद्धि। मतलब वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना ठोस बुद्धि कहलाता है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान ठोस बुद्धि का हिस्सा। एक होता है कि आप एक्सपीरियंस के अनुसार कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं, ये भी जो एज के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ जो कुछ नया सीखते हैं उसको ही ठोस बुद्धि का हिस्सा मान लिया जाता है, उसको ठोस बुद्धि का हिस्सा भी माना जाता है। बस इंटेलिजेंस का इतना ही था। थ्योरी भी देख लिए होंगे आप, टाइप्स भी देख लिए होंगे। स्पेयरमैन ने एस फैक्टर्स और जी फैक्टर किस तरह से बांटा है वो भी आप देख लिए होंगे। आप वीडियो को देखिए, अच्छे समझिए और बताइए किस तरह से है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें और कम से कम नोट्स तो ज़रूर बनाएं। इससे क्या होगा, आपको कुछ हो ना हो, कुछ ना कुछ तो सीखने का मिलेगा। और लिखने की जो हैबिट है, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना है, वो लिखने का प्रैक्टिस बन जाएगा। तो प्लीज़ लिखने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं मेरी वीडियो से ही, आप कहीं से आप अगर आपके पास बुक है तो बुक से ही लिखें और मेहनत करें। लेकिन अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और हम भी सोचते हैं आपके लिए कुछ नया करें। और हम कुछ सोच भी रहे हैं नया करने के बारे में। आप लोग से कुछ दिन में उसके बारे में राय विचार लेंगे और आप लोग बताओगे तो उसके बारे में भी ऑनलाइन डिस्कस किया जाएगा। तो डियर, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर।